नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनीत और आज हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री सिलेबस यानी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हमने यूनिट 0 यानी कि वो हिस्सा जहां पे हम एंशिएंट इंडियन केमिस्ट्री के बारे में सीखते हैं उसके बारे में पढ़ा था और आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। यानी कि अगर बात करें तो रियल केमिस्ट्री का आज पहला यूनिट होने वाला है, यानी कि जो हमारे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं उनका पहला यूनिट होने वाला है। वो धीरे धीरे अभी मैं बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स को किस सीक्वेंस में हम पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि हम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स यानी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री थ्योरी कोर्स ये पढ़ने वाले हैं। और ये किसके तहत पढ़ रहे हैं वो है अथर्व बैच 2.0 और इसे आप इस पूरे बैच को एक्सेस कर सकते हैं हमारे ऐप पे और ऐप का नाम है लेट्स स्टडी इंडिया और इसे आप ऐप स्टोर से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे। वो चाहे BZC ग्रुप का हो चाहे PMC ग्रुप का हो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप वहाँ पे परचेज कर सकते हैं और वहाँ पे आप ये डिफरेंट कूपन्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये कोर्स आपको 2699 में मिल रहा है तो आप वहाँ पे विनीत 10 करके अगर कूपन यूज करेंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। इनके फीचर्स के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि इनमें क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। उनमें वीडियो लेक्चर्स होंगे, रिवीजन लेक्चर्स होंगे, डाउट सेशंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस होंगे, साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नोट्स, हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, रिटन नोट्स भी आपको ऐप पे मिल जाएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और खासकर ये नंबर जब आप इस पे कॉल करेंगे तो अपने कोई भी रिक्वायरमेंट्स हो, कोई भी फीडबैक हो, आप इस पे रियल टाइम में दे सकते हैं। साथ ही साथ किसी मेंटर से आपको 1-on-1 अगर इंटरेक्शन करना है तो वो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं लेट्स स्टडी इंडिया के बारे में तो लेट्स स्टडी इंडिया एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है BSc अंडर ग्रेजुएट स्टडीज के लिए और पिछले 2 साल और ये तीसरा साल जारी है और इसमें लगभग 60,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब किया और इससे लाभान्वित हुए। और कई बार जब फीडबैक मिलता है कि उनके परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है तो अब हमें बहुत खुशी भी मिलती है। तो आप इसे कई जगह एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि अगर ऐप स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे, वहाँ लेट्स स्टडी इंडिया का ऐप है। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी एक्सेस कर सकते हैं, खासकर टेलीग्राम जहाँ पे आपको कई तरह के डॉक्यूमेंट्स या वीडियोस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो सबसे क्रूशियल चीज़ है वो है यूट्यूब का चैनल, उसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी, कोई भी अनाउंसमेंट होगा या कुछ नए अगर वीडियोज आएंगे या डेमो वीडियोज आएंगे तो वो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। तो यूट्यूब पे जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और फिर उसके बाद प्ले स्टोर पे जरूर डाउनलोड करिए लेट्स स्टडी इंडिया के ऐप को, क्योंकि वहां पे आपको कई सारे फ्री कंटेंट्स मिलेंगे अलॉन्ग विद द purchase contents you can also get some free contents। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहला जो यूनिट है हमारा उसका नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, यानी कि यूनिट 1 से लेके यूनिट 8 में, यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 मैं पढ़ाऊँ, यूनिट 1 से यूनिट 3 और फिर यूनिट 7 और यूनिट 8, ये 5 यूनिट्स मैं पढ़ाऊंगा और बाकी वीरेंद्र सर पढ़ाएंगे जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 यूनिट्स हैं, यूनिट 4, 5 एंड 6। तो आज हम लोग यूनिट 1 पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। इसके सिलेबस के बारे में पहले भी डिस्कशन हो चुका है, एक बार मैं ब्रीफ आपको बता देता हूं कि इसका स्टार्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले जो टॉपिक्स हैं इसमें वो रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी, फॉर्मल चार्ज और वान डेर वाल्स फोर्सेस। तो ये बेसिकली इनके बारे में हमें स्टार्ट करना है, फिर हम डाइपोल मोमेंट या फिर वान डेर वाल्स फोर्सेस के क्या एप्लीकेशंस हैं, बॉर्न-हैबर साइकिल या फिर सॉल्युबिलिटी, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। फिर पोलराइजेबिलिटी, फजान्स रूल, ये तमाम चीजें इसी यूनिट में आएंगी। एक तरह से हम केमिस्ट्री का आधार यहाँ पे बिल्ड करेंगे, एक बेस बिल्ड करेंगे जिसके आधार पे हम आगे की चीजें समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि कई बार एक्सपेक्टेड होगा आपसे कि 11th या 12th में जो बेसिक केमिस्ट्री एटलीस्ट बॉन्डिंग जो हमने पढ़ी थी उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज आ सकता है कुछ इनिशियल चैप्टर्स में। लेकिन अगर पहले के 3 यूनिट्स को एक साथ देखें तो उनमें जो टॉपिक है इंटर रिलेटेड है, यानी कि कई बार आपको लगेगा कि यूनिट 1 में पढ़ी हुई चीज को अच्छे से समझने के लिए यूनिट 3 में दी हुई चीज को पहले पढ़ना चाहिए। लेकिन इससे हम लोग क्या अलग तरीके से उसे ट्रीट करेंगे या टैकल करेंगे कि अभी हम थोड़ी सी बातें आगे की भी पढ़ लेंगे जहां जरूरत होगी और जब हम वहां यूनिट 2 या 3 में जाएंगे तब हम उसे काफी डेप्थ में जाके पढ़ सकते हैं। तो अभी जैसे हम रेजोनेंस और रेजोनेंस एनर्जी या फॉर्मल चार्ज पढ़ेंगे, डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे, तो वहां लेविस स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए जो कि बॉन्डिंग का पार्ट है और बॉन्डिंग हमारा सेकंड चैप्टर है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि क्लास 11th में जो बेसिक यूनिट्स है, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, उसे कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने, तो उसकी हेल्प से हम यहाँ पे इन टॉपिक्स को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें कि हमारे यूनिट का नाम क्या है, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। क्लास 11th में तो ऐसे किसी
यूनिट का नाम होता नहीं था, यूनिट के नाम तो कैसे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी या फिर केमिकल बॉन्डिंग ऐसे स्टेट। तो इस तरह के नाम वाला यूनिट अगर हमारे सामने है तो जरूर इसका कुछ ना कुछ मकसद है। और ये नाम आपके सामने दो हिस्सों में लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने के बाद तुरंत हम क्या आगे शुरू करेंगे, रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी। मॉलिक्यूलर पोलैरिटी, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी क्या होती है? किसी मॉलिक्यूल में चार्ज का प्रेफरेंशियल अक्यूमुलेशन, यानी इलेक्ट्रॉन्स का किसी एक एटम या एक से ज्यादा एटम पे ज्यादा समय तक रुकना और किसी और एटम पे कम समय तक रुकना। यानी कि वो प्रेफर कर रहा है कि कहीं मैं ज्यादा देर तक रहूं और कहीं मैं कम देर तक रहूं, और इस कारण से वहां क्या इंड्यूस होता है, पोलैरिटी इंड्यूस होता है। और खासकर जब हमारे मॉलिक्यूल में कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के पास प्रॉपर्टी होती है कि जो अपना बॉन्ड का शेयर्ड पेयर है, यानी बॉन्ड बनाने के लिए जो दो इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जब भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम मौजूद होगा, खासकर जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये एटम्स क्या करते हैं, जो भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उनके पास ये टेंडेंसी होती है। और जब ऐसा वो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की कोशिश करेंगे। यानी पूरे मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी है वो कहां कॉन्सेंट्रेट होगी, वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर होगी। वहीं जो उनके साथ जो जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगा वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। तो एक तरह से हमने पोलैरिटी इंड्यूस कर दी, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है और एक तरफ इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी कि निगेटिव। एक तरह से वहां पे एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोड्स बन गए, एक जगह पॉजिटिव और एक जगह निगेटिव। और जहां पे भी चार्ज का इस तरह से चार्जेस के अकोमुलेशन में डिफरेंस होता है, वहां पे हम क्या फील कर सकते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट। तो उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलर पोलैरिटी कुल मिला के बस इतनी सी चीज है कि किसी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का कहाँ ज्यादा वहां पे किस जगह पे ज्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं। और ये हमें हेल्प करेगा, बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब भी हेल्प करेगा, या फिर हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर डिटरमिन करेंगे और डाइपोल मोमेंट्स के आधार पे तब भी हेल्प करेगा। कि जैसे हमारे पास ऑर्गेनिक में न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, न्यूक्लियोफाइल जैसे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे अटैक करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर हम कैसे पहचानेंगे, तो इसे पहचानने के लिए हमें ये मॉलिक्यूलर पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट काफी हेल्प करेगा। यानी कि अगर हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, जैसे अगर उदाहरण के रूप में लें C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O में हमें पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से कहीं ज्यादा है, यानी कि जो डबल बॉन्ड है उसका ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो शेयर्ड पेयर के, वो कहां अक्यूमुलेट होंगे, ऑक्सीजन के इर्द गिर्द अक्यूमुलेट होंगे। तो वहां पे नेगेटिव चार्ज का सेंटर है, जबकि कार्बन के पास एक पॉजिटिव चार्ज का सेंटर क्रिएट हो गया, यानी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। यानी कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, यानी कि कोई ऐसा रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे जाएगा, वो कहां पे जाएगा, कार्बोनिल के कार्बन पे जाएगा। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो बहुत फंडामेंटल है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इसके बड़े एप्लीकेशंस आएंगे। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर देखा जाए तो उसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ऐसे रिएक्शंस में ही जाता है जहां पे हम पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज सेंटर्स को पहचानते हैं और वापस में उनके अटैक्स देखते हैं कि वो कैसे अटैक करते हैं और कैसे मूव कर रहे हैं। तो एक बात होगी पोलैरिटी के बारे में, अगली बात हो रही है वीक केमिकल फोर्सेस के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा है। जो भी एटम्स और एटम्स के बीच में इंटरेक्शन होता है उसे हम कई तरह के बॉन्ड्स के रूप में देखते हैं, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इस तरह के बॉन्ड्स के रूप में हम देखते हैं। तो क्या उसके अलावा भी कुछ तरह के फोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स में, तो उनके बारे में बात होगी यहाँ पे, वीक केमिकल फोर्सेज। अब इसमें हम ये नहीं बात करेंगे कि किसी एटम का किसी एटम से कैसा इंटरेक्शन हो रहा है किसी मॉलिक्यूल में, हम बात करेंगे एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से किस तरह का इंटरेक्शन है। मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड जरूरी है, उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस। लेकिन उन्हीं के कंपैरिजन में अगर एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कर रहा है किसी भी तरीके से, तो उस तरह के इंटरेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, वीक केमिकल फोर्सेस। और वीक बोलने का कारण इसलिए है क्योंकि अगर उन्हें कंपेयर किया जाए स्ट्रेंथ, कोवेलेंट बॉन्ड के स्ट्रेंथ या आयनिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ से, तो उसकी तुलना में ये बहुत कमजोर होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं, और इस कारण से इनका नाम क्या होता है, वीक केमिकल फोर्सेस। इन फोर्सेस को एक साइंटिस्ट के नाम पे उनके ऑनर में रखा गया है, वान डर वाल्स फोर्सेस। और वान डर वाल्स फोर्सेस भी कई तरह के होते हैं जो हमारे सिलेबस में भी आउटलाइन है, और हम धीरे धीरे इनके बारे में पढ़ने भी वाले हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कैसे इंटरेक्ट करता है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और उसके क्या मायने होते हैं, यानी क्या सिग्निफिकेंस होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है उनकी प्रॉपर्टी में, खासकर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ऐसे प्रॉपर्टीज में। तो वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे।
तो कुल मिला के आउटलाइन हमने कर दिया कि हमारे यूनिट के नाम का क्या सिग्निफिकेंस है। अब हम एक एक टॉपिक अलग अलग लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। जैसे आज के पहले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी के बारे में समझने। तो सबसे पहले इस टर्म का नाम रेजोनेंस, अगर आपने थोड़ा सा क्लास 11th में फिजिक्स में और केमिस्ट्री दोनों जगह रेजोनेंस थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो फिजिक्स वाला रेजोनेंस होता है उससे कहीं अलग ये चीज होती है, तो उससे कभी कंफ्यूज ना हो। और इसे रेजोनेंस को एक तरह से देखें कि हमने केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है जिसे हमें पहले समझना है और फिर ये फील करना है कि ये किस तरह से एग्जिस्ट करता है, या क्या ये सच में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं है, क्या ये सिर्फ हमारा मेंटल एक हमारे ब्रेन का कंस्ट्रक्ट है, यानी कि हमारा इमेजिनेशन है किसी चीज को हेल्प करने में। तो वो भी हम समझेंगे कि ये बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रेजोनेंस के बारे में। और पहला क्वेश्चन मेरा होगा आपसे कि जब भी हम किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, खासकर लेविस डॉट स्ट्रक्चर जिसे हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, क्लास 11 में हमने कोसेल एंड लेविस थ्योरी पढ़ी थी और अभी भी हम चैप्टर 2 में फिर से यूनिट 2 में पढ़ने वाले हैं। तो हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर जब किसी मॉलिक्यूल के ड्रॉ करते हैं तो कई बार ये दुविधा आती है कि किसी एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर स्पीसीज, यानी कि मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर या आयंस, अनायंस या कैटायंस, उनके स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करते हैं तो कई बार ऐसा प्रतीत होता है या कई बार ऐसा हमें मिलता है कि हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स, पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। अब ऐसी अगर पॉसिबिलिटी है कि किसी एक सर्टेन मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है उनमें, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में हम किसको माने कि कौन सा सही स्ट्रक्चर है। आखिर सही स्ट्रक्चर तो उनमें से हो सकता है कि कोई एक हो, या ये भी हो सकता है कि उन सारे में से हो, कभी मॉलिक्यूल एक में एग्जिस्ट करता हो, कभी दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो। तो इन्हीं सब बातों को डिफाइन करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए जरूरत पड़ती है हमारे रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट को। यानी कि जब एक ही मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर स्पीसीज के एक से ज्यादा पॉसिबल लेविस स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, तब उनके बीच में एक फिनोमेना एग्जिस्ट करता है जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंस। यानी कि वो स्ट्रक्चर्स बेसिकली सही स्ट्रक्चर्स हैं ही नहीं, उनके अलावा एक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम नाम अभी देंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, वो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा और वो उस मॉलिक्यूल के या आयन या कैटायन या अनायन की प्रॉपर्टीज को सही तरीके से एक्सप्लेन करेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को इस क्वेश्चन के साथ कि कार्बोनेट अनायन CO3 इसका सही स्ट्रक्चर क्या है। तो मैंने यहाँ 4 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हुए हैं। आप अगर इन्हें ध्यान से देखेंगे तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स कुछ इसी तरह तो ड्रॉ किए जाते हैं कि हम पहले एक सेंट्रल एटम लेते हैं और उसके बाद पेरिफेरल एटम्स यानी जो कनेक्टेड एटम्स हैं उन्हें इर्द गिर्द सजा लेते हैं और फिर उनके इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम देखते हैं कि वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितनी शेयरिंग या कितने लोन पेयर्स होने चाहिए। तो इस तरह की कोशिश की जाए तो हम कार्बोनेट का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर हमें दिख रहा है कि 2 ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, चूंकि हमारे पास 2 चार्ज है, CO3 के पास 2 का चार्ज है। अब 2 का चार्ज होने के कारण वो चार्ज कहीं ना कहीं इसी मॉलिक्यूल में एक तरह से क्या होगा, डिस्पर्स्ड होगा, अलग अलग जगह होगा। तो कहां हो सकता है, 3 ऑक्सीजन एटम्स है और 1 कार्बन एटम्स है। तो एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की एक्युमुलेशन कहां होनी चाहिए, ऑक्सीजन के ऊपर होनी चाहिए। अगर इस लेविस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो यहाँ C और O के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ और C यहाँ के बीच में भी क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है, और जबकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इस स्ट्रक्चर में देखा जाए तो डबल बॉन्ड आपके ऊपर वाले ऑक्सीजन पे मिलेगा सिर्फ। और वहीं अगर बात किया जाए कि इन तीनों ऑक्सीजन में कोई अलग तो है नहीं, तीनों तो एक ही तरह के हैं, तो डबल बॉन्ड अगर एक बना सकता है तो दूसरा भी बना सकता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो डबल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, लेकिन बाकी के जो 2 बॉन्ड्स हैं वो क्या है, सिंगल बॉन्ड्स है। वहीं तीसरा ऑप्शन हमारे पास रहता है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए। तो तीनों पोजीशंस पे हमने डबल बॉन्ड बना ली, ऊपर, राइट और लेफ्ट पे। तो अगर 3 पोजीशंस पे हमने डबल बॉन्ड बना लिए तो बाकी पोजीशंस क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। तो कुल मिला के अगर हम लेविस स्ट्रक्चर की बात करें कार्बोनेट अनायन की, तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज तो अभी हमें मिल गई कि ये 3 स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, लेकिन इनमें से तीनों में से सही कौन सा स्ट्रक्चर होगा, या फिर इस स्ट्रक्चर की क्या खासियत होगी जरा देखा जाए। अगर बात की जाए तो सिर्फ अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बात की जाए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे CO सिंगल बॉन्ड है। अगर थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट याद करें बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का, तो जहां पे भी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो उनकी लेंथ क्या होती है, कम होती जाती है। यानी ट्रिपल बॉन्ड बहुत छोटे होते हैं एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड छोटे होते हैं किससे, सिंगल बॉन्ड से। यानी कि ये बॉन्ड छोटा होगा, इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड और दिस बॉन्ड। सो डबल बॉन्ड्स आर स्मॉलर देन
द सिंगल बॉन्ड्स। ऐसा होना चाहिए अगर हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या मिलता है, क्या इनमें से कुछ मिलता है या कुछ और मिलता है, ये एक्सप्लेन करेगा और वहीं से जन्म होगा हमारे इस टॉपिक का जिसका नाम है रेजोनेंस। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि जो हम ड्रॉ करते हैं और जो एक्चुअली मिलता है एक्सपेरिमेंट्स में, उनमें डिफरेंस आ जाता है। तो उस डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम रेजोनेंस का यूज करते हैं और ये बताते हैं कि ये एक तरह से ये स्ट्रक्चर्स कुछ और नहीं है, ये रियल स्ट्रक्चर्स नहीं है, बल्कि आपस में इनमें एक फिनोमेना एग्जिस्ट करता है जिससे रेजोनेंस, यानी ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं और इंटरचेंज होके अपने आप को ही क्या कर सकते हैं, मिक्सिंग कर सकते हैं आपस में, और मिक्सिंग करके एक यूनिक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिनमें सभी की प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी होंगी, सभी के कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे, लेकिन वो एग्जैक्टली किसी एक की तरह नहीं होगा, किसी और तरीके से होगा। तो जैसे लास्ट स्ट्रक्चर जो हमने ड्रॉ किया है, इसमें सारे ही ऑक्सीजन पे हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को डीलोकलाइज्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं और इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर। लोकलाइज्ड यानी कि चार्ज जहां पे फिक्स होगी, हमने इस एटम पे रख दिया, अब वहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये चार्ज तीनों ही एटम के पास बराबर घूम रहा है। तो हमारे पास -2 का चार्ज था, अभी तक हम सिर्फ 2 एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, यहाँ पे हमने 3 एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये 3 जगह। लेकिन अभी तक ये सवाल नहीं है कि क्या सच है और क्या गलत है। ये तब पता चलेगा जब हम एक्सपेरिमेंटल कोई रिजल्ट आएगा। जैसे खासकर अगर हमारे पास कोई क्रिस्टल है तो उसके क्रिस्टल डेटा से, यानी एक्सरे डिफ्रेक्शन से, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर से पता चलेगा कि वहां पे बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल्स क्या है, यानी बॉन्ड पैरामीटर्स क्या है, और फिर तब हम कंपेयर करेंगे कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उससे कितना अलग है या कितना मैच कर रहा है। तो सबसे पहली बात यहां पे हमने समझ ली कि रेजोनेंस तब एग्जिस्ट करेगा किसी मॉलिक्यूल में जब हमारे पास एक से ज्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होंगे, एक सिंगल मॉलिक्यूल के या आयन के। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम डिफाइन करते हैं रेजोनेंस को। अभी हमने समझ लिया कि अगर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स हैं तो कुछ पॉसिबिलिटी है कि उनके बीच का ही कुछ कंट्रीब्यूशन होगा और एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। तो एक बार इसको मैं रीड आउट करता हूं, इस डेफिनेशन को, और फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। When more than one acceptable Lewis dot structure of a molecular species can be drawn, they are said to contribute towards the actual structure। यानी कि अगर एक ही मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर है तो वो क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक नया स्ट्रक्चर, जिसे हम रियल स्ट्रक्चर या एक्चुअल स्ट्रक्चर बोलेंगे और अभी डिफाइन करेंगे उसका नया नाम। तो वो सारे एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन वो सारे क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे किसी एक नए स्ट्रक्चर को, यानी कि वो सारे अपने अपने नेचर को मिक्स करेंगे और एक नया स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएंगे। अगला लाइन, These contributing structures are thus assumed to resonate with each other and are called resonating structures or canonical structure। यानी कि ये मॉलिक्यूल आपस में मिक्स कर रहे हैं और नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा था उसे हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के तौर पर, और दूसरे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के तौर पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में है। और उस रेजोनेंस के सिंबल को हम ये डबल हेडेड एरोज के साथ दिखाते हैं। तो ये जब आपस में कॉन्ट्रीब्यूशन अपने करेंगे, रेजोनेट करेंगे, उसके बाद उसके रिजल्ट के तौर पर क्या बनाएंगे, एक नया स्ट्रक्चर जिसे हम रियल स्ट्रक्चर बोलेंगे, और उसे हम क्या डिफाइन करेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड thus called as a resonance hybrid। दिस phenomenon is called resonance। यानी कि जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें हम क्या नाम देंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, और उनकी मिक्सिंग से, उनके कॉम्बिनेशन से जो नया एक्चुअल स्ट्रक्चर बना उसे हम आज से नाम क्या दे देंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हमने डिफाइन कर लिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस हाइब्रिड और रेजोनेंस। तो रेजोनेंस ये पूरा फिनोमिना है जहां पे एक से ज्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होने के चलते हमें क्या सोचना पड़ता है कि वहां पे सारे स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक दूसरे से के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं और नया एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहे हैं। तो वो जो पूरा फिनोमिना है उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंस। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हमने यूज किया हुआ है एक हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना होता है। दोनों हाइड्रोजन एटम्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी उनके आउटर शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर होते हैं, अपना ड्यूप्लेट पूरा करते हैं, यानी फर्स्ट शेल वो कंप्लीट कर लेते हैं और इस तरह का कुछ मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये हमारा कोवेलेंट वे है इसे रिप्रेजेंट करने का। लेकिन इसके साथ साथ कुछ आयनिक वे भी रिप्रेजेंट
आयनिक वे भी हम क्या आयनिक वे में भी इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें हम कैसे सोच सकते हैं कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये किसी एक पे जाके अकोमुलेट हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पार्टिकुलर हाइड्रोजन पे आ जाएंगे और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। अगर इस पे आ रहा है तो सेम चीज हम दूसरी तरफ भी देख सकते हैं, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को हम यहां में मूव करा सकते हैं और यहां मूव कराएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। यानी एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज क्योंकि उसने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिए हैं। एक तो अपना था ही उसका, एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो है वो आयनिक स्ट्रक्चर है, और दूसरा क्या है, जो पहला क्या है, कोवेलेंट स्ट्रक्चर है। तो अगर इस तरह के एग्जिस्टेंस हो रही है, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के हम कई सारे फॉर्म्स ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस का फिनोमेना हम देख सकते हैं। तो यह हम कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम एक डबल हेडेड एरो के साथ दिखाते हैं, और फिर यहां पे जब बात करें तो यहाँ पे कोवेलेंट जो मॉलिक्यूल है और यहाँ पे आयनिक मॉलिक्यूल, जहां पे भी चार्जेस होते हैं, तो रेजोनेंस के कुछ रूल्स भी होते हैं कि जहां पे चार्जेस होंगे उनकी एनर्जी थोड़ी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी इस केस में अगर हम बात करें तो कोवेलेंट जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा किसकी तरफ, रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ। अब रेजोनेंस हाइब्रिड बन तो रहा है सभी की मदद से, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के, जैसे यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन ये तीनों एक समान नहीं है। जैसे कार्बोनेट के केस में हमने देखा था कि 3 स्ट्रक्चर थे लेकिन तीनों एक समान थे, एक ही जैसे थे, सिमिलर एनर्जी के थे, आइडेंटिकल एनर्जी के थे, लेकिन यहाँ पे 2 अलग अलग तरह। यहाँ पे आयनिक जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उनकी एनर्जी ज्यादा है और इसकी एनर्जी क्या है, कम है। यानी कि अगर बात करें तो ये कोवेलेंट अगर कंपाउंड है, कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, तो यहां पे हमारे पास आयनिक स्ट्रक्चर, ये अगर हम वाई एक्सिस पे एनर्जी रखें तो कुछ इस तरह की स्थिति कि कोवेलेंट स्ट्रक्चर की एनर्जी कम है और आयनिक के जो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी एनर्जी ज्यादा है। तो अगर ऐसे बात करें तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, कोवेलेंट स्ट्रक्चर। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, मिक्सिंग होगी जरूर इन तीनों की, लेकिन जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो ज्यादा किससे रिजेंबल करेगा, यानी ज्यादा किससे मेल खाएगा, किसके समान ज्यादा दिखेगा, तो ये इसके समान दिखेगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो ये कुछ बात होगी हमारे पास कॉन्सेप्ट की कि रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर से आते हैं हम अपने कार्बोनेट अनायन पे। अब कार्बोनेट अनायन में हमने बात की थी कि 3 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, ए बी सी। डबल बॉन्ड वेरी कर रहा है, अब ये तीनों आपस में हमने डबल हेडेड एरो के साथ दिखाया, यानी कि तीनों आपस में क्या है, रेजोनेंस में, यानी कि ये सारे क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं जो एक दूसरे के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। और इन तीनों ने आपस में मिक्सिंग की और क्या बना लिया, एक नया रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये जो ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब जरा इनको कंपेयर किया जाए तो यहां पे हमें क्या दिख रहे थे, सिंगल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड्स दिख रहे थे, सिंगल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड। यहां सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, यहां सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। और हमारे पास अगर डेटा की बात करें तो सी और ओ के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है वो 143 पिकोमीटर के आसपास होता है, और वहीं पे जो सी डबल बॉन्ड वो होता है, खासकर ये कार्बोनिल एटम्स में, कार्बोनिल मॉलिक्यूल्स में, जैसे कीटोन्स वगैरह में दिखेगा ये, या एल्डिहाइड्स में, तो वहां उसकी लेंथ होती है 122 पिकोमीटर। तो अगर हम एज्यूम करें कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो बेसिकली ये कितना होना चाहिए, 143 पिकोमीटर का होना चाहिए, और ये कितना होना चाहिए, 122 पिकोमीटर का होना चाहिए। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो हमने ड्रॉ किया है, क्योंकि हमारी नॉलेज ही हमें अलाउ कर रही है कि हम इसके बियॉन्ड हम कुछ नहीं सोच सकते हैं। क्योंकि लेविस ने जो हमें रूल्स दिए थे या जो हमें वे दिया था या जो प्रोसेस दिया था उससे तो हम यही कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, और उसमें हम यही बता सकते हैं कि ये सारे मॉलिक्यूल्स में 2 अलग अलग तरीके के CO बॉन्ड्स होंगे, कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे। छोटा कौन होगा, 122 डबल बॉन्ड हो, और बड़ा कौन होगा, सिंगल बॉन्ड। अब ऐसा होगा, अब इसे वेरीफाई करने के लिए क्या जो हमने बनाया है वो क्या सही बनाया है, इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल डेटा से इसे मैच कराना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटल डेटा यानी कि कार्बोनेट अनायन अगर किसी मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर रहा है, उसका कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिला या किसी और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से हमने उसका स्ट्रक्चर डिटरमिन कर लिया, उसके बॉन्ड लेंथ वगैरह मिल गए, तो उससे हम कंपेयर करेंगे कि उनके बॉन्ड लेंथ क्या है। कार्बोनेट अनायन के साथ भी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन कार्बोनेट अनायन में जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, यानी कि उसके बॉन्ड लेंथ को डिटरमिन किया गया, तो ये एक आश्चर्यजनक चीज पता चली कि तीनों ही CO बॉन्ड्स, यानी कि ये और ये तीनों ही बराबर हैं, उनमें कोई भी अलगाव नहीं है, यानी कि कोई अलग अलग नेचर के बॉन्ड्स हैं ही नहीं, यानी कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। वहां पे कुछ अलग तरीके के बॉन्ड्स हैं जो ना तो पूरे डबल बॉन्ड लेंथ के बराबर है और ना ही सिंगल बॉन्ड लेंथ के बराबर। तो एक्सपेरिमेंटली हमें जो साइज मिला वो कितना मिला,
136 पिकोमीटर। अब ध्यान दीजिए, जो सिंगल बॉन्ड होता है सी और ओ के बीच में, जो सिंगल बॉन्ड होता है वो होता है 143, और जो डबल बॉन्ड होता है वो कितना होता है 122 पिकोमीटर्स, और मिला कितना हमें 136 पिकोमीटर्स, यानी कि इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच का है। तो बस हमारे पास वही बात आ जाती है कि हमें मिल क्या गया है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कॉम्बिनेशन की सहायता से हमें क्या मिल गया है, एक रेजोनेंस हाइब्रिड मिल गया है, जिसमें ये तीनों बॉन्ड्स ही बराबर है। अब मैंने इसे डैश बॉन्ड के तौर पे बनाया है। एक बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड तो क्लियर है, लेकिन जो दूसरा बॉन्ड है उसे डबल पूरा ना करके मैंने डैश बनाया, यानी कि इसका नेचर कैसा है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के इंटरमीडिएट है, यानी उनके बीच में है। तभी तो उसकी लेंथ भी किसके बीच में आ रही है, 143 और 122 के बीच में आ रही है। कितनी आ रही है, 136 आ रही है। और ये बताता है कि ना तो ये प्योरली सिंगल बॉन्ड्स है, ना तो प्योरली डबल बॉन्ड्स है, तीनों बराबर है, तीनों आइडेंटिकल है, तीनों एक ही तरह का नेचर रखते हैं, लेकिन तीनों ना तो सिंगल है ना डबल है। कैसे बॉन्ड्स है, उन दोनों के बीच के बॉन्ड्स हैं, और तीनों की लेंथ कितनी है, 136 पिकोमीटर। और ऐसा एक्सपेरिमेंट और किया गया इनके चार्ज अकुमुलेशन के, यानी इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्राप्त करने की कोशिश की गई, और उसमें देखा गया कि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो तीनों ही ऑक्सीजन एटम पे बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब है कि जो इसके ऊपर -2 का चार्ज है वो किसी दो पे ना होके तीनों पे बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर -2/3, इसके ऊपर भी -2/3 और यहां पे -2/3 का चार्ज एग्जिस्ट करेगा। अब यहां पे बात आती है कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी इसकी। तो बात यह है कि यहां पे जो स्ट्रक्चर्स हैं, यहां चार्ज का एक्युमुलेशन लोकलाइज्ड है, और लोकलाइज होने के कारण उसके ऊपर बहुत बंदिश है कि तुम चार्ज हो यहीं पे रहो, तुम कहीं नहीं जा सकते हो। तो यूजुअली जो मॉलिक्यूल्स जिनमें चार्ज के डीलोकलाइजेशन का अवसर मिलता है, उन्हें जब मौका मिलता है कि वो डीलोकलाइज हो सके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार आप पढ़ेंगे कि किसी एरोमेटिक रिंग में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स अगर डीलोकलाइज होते हैं उसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वगैरह लगेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स बहुत लॉन्ग रेंज में अगर डीलोकलाइज होंगे, यानी मूव करने के लिए आजाद रहेंगे, तो उस मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे, यानी कि और ज्यादा उसकी एनर्जी को कम करेंगे। और कम करेंगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कितनी हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यानी कि अगर इन तीनों स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो सबसे जो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा वो किसका होगा, डी का होगा। और वहीं ए बी और सी, ए बी और सी की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब चूंकि इस केस में ये तीनों ही आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, तो तीनों की एनर्जी समान है। कभी ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनमें किसी का एनर्जी ज्यादा और किसी का कम हो, तो ऐसा भी हो सकता है। अब ये जो डिफरेंस है, यही हमारा उद्देश्य था यहाँ पढ़ने का, क्योंकि इस डिफरेंस से ही हमें सच्चाई, यहाँ पे हमारा इमेजिनेशन काम कर रहा है ABC, लेकिन डी क्या है, ट्रुथ। तो हमारे इमेजिनेशन यानी हमारे मेंटल कंस्ट्रक्ट या हमारे ब्रेन के कंस्ट्रक्ट या ब्रेन के इमेजिनेशन और जो ट्रुथ है, उस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बेसिकली ये एनर्जी गैप है। और इसी एनर्जी गैप को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी बेसिकली क्या है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है यानी जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी एनर्जी, और जो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग एनर्जी। अब इस केस में तो हमारे पास ऐसे ही तीनों आइडेंटिकल थे, तो एक ही डिफरेंस हमें नजर आएगा। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि हमारे पास एक रेजोनेंस हाइब्रिड है, नीचे रेजोनेंस हाइब्रिड, और उसके बाद हमारे पास 3-4 तरीके के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, तो हम रेजोनेंस एनर्जी सिर्फ तभी बात करेंगे जो सबसे स्टेबल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, उसके और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच का जो गैप है उसी को हम रेजोनेंस एनर्जी बोलेंगे, ना कि इनके बीच की एनर्जी का गैप। तो ये दोनों नहीं होंगे, सिर्फ क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी यही होगा। तो जो सबसे नियरेस्ट होगा रेजोनेंस हाइब्रिड के, यानी कि जो सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसकी एनर्जी और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस होगा वही रेजोनेंस एनर्जी कहलाएगा। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो रेजोनेंस किस में हेल्प कर रहा है, मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने में हेल्प कर रहा है, मॉलिक्यूल को एक ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर अटेन करने में हेल्प कर रहा है, तो जिसकी एनर्जी बहुत कम है। और यही बात यहाँ पे हम सिग्निफाई करता है रेजोनेंस एनर्जी का। तो इसको एक बार मैं रीड आउट कर देता हूं। इट इज फाउंड दैट द एक्सपेक्टेड एनर्जीज ऑफ द स्ट्रक्चर ABC आर हायर देन D. The difference between the energies of the resonance hybrid and the most stable canonical form is called as resonance energy. तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है, डिफरेंस है रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी और जो सबसे स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म है, यानी जो सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी के बीच का गैप। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट्स इन लोअर एनर्जी एंड हायर स्टेबिलिटी। तो केमिस्ट्री में कहीं भी अगर आपको लोअर एनर्जी का स्ट्रक्चर अगर पॉसिबल मिल रहा है तो थर्मोडायनेमिकली वो ज्यादा प्रिफर्ड होगा। तो अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की, तो
तो कई बार जो रिएक्शंस होते हैं वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होते हैं, तो वहां पे जो लोअर एनर्जी का स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा प्रिफर्ड होता है, ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बनता है, या फिर ज्यादा स्टेबल, या कई बार तो सोल प्रोडक्ट, लोन प्रोडक्ट वही बनता है। तो लोअर एनर्जी की तरफ अगर ले जा रहा है कोई प्रोसेस, तो उसे हम क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, और स्टेबलाइज करने का यानी एग्जिस्ट करेगा। तो कई बार कार्बोकेटायंस या अनायंस, कार्बन आयन्स की स्टेबिलिटी या रेडिकल्स की स्टेबिलिटी में भी रेजोनेंस काफी मेजर रोल प्ले करेगा। तो रेजोनेंस का अभी हमने बेसिक ओवरव्यू देखा है, इसे और ज्यादा हम इसके एप्लीकेशंस हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखेंगे। वहां पे रेजोनेंस बेसिकली मेसोमेरिक इफेक्ट के रूप में काम करेगा, जहां पे हम डीलोकलाइजेशन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के एक्टिविटी के तौर पे देखेंगे, तो बहुत ज्यादा डिटेल्ड वे में फिर से आएगा, लेकिन अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसके क्लियर कर रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो रेजोनेंस के एग्जांपल्स हमने दो तो यहाँ पे देखे, कार्बोनेट अनायन का एग्जांपल देखा और फिर देखा हमने H2 का एग्जांपल। कुछ और एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे रखे, जैसे पहला एग्जांपल है CO2। CO2 का अगर लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंट्रल एटम ड्रॉ करते हैं कार्बन। कार्बन के पास हमें पता है कि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने अगर इसे ऐसे ड्रॉ कर दिए और फिर हमारे पास मिल जाएगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को ऐसे ड्रॉ किया जाए तो उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास, हम इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और वैसे ही 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरे। अब सेंट्रल एटम हमारा ऑक्सीजन है, उसकी शेयरिंग करानी है, तो इसका लेविस स्ट्रक्चर हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, यानी कि कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर्ड है और बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके साथ शेयर्ड है। तो इसके पास कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल जा रहे हैं, कुल मिला के इसके पास मिल जा रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। वैसे ही ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे जिसमें 2 ने शेयरिंग की, बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो लोन पेयर के तौर पर मौजूद रहेंगे। तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4, और ये जो शेयर्ड पेयर है उसमें भी 4 है, तो कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन्स इसको भी मिल जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो स्ट्रक्चर है, ये लेविस स्ट्रक्चर काफी स्टेबल हमें मिलना चाहिए। तो अगर इसे बॉन्ड फॉर्म में देखें तो कुल मिला के ये बना हुआ है कुछ इस तरह से, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ये हमारे पास ये मॉलिक्यूल है CO2। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, ये हमारा हमने ड्रॉ किया है, हम किसी और इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर रहे हैं, कोई अभी एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं यूज कर रहे हैं, हमें नहीं पता है कि CO2 एक्चुअली कैसा होता है। हमें जो पता है बॉन्डिंग थ्योरी से पता है या लेविस थ्योरी से पता है, उस तरह से हमने इसे ड्रॉ कर दिया। हम क्या देख रहे हैं इसमें कि दोनों बॉन्ड लेंथ बराबर होने चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ डबल बॉन्ड है। किसके बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। दोनों डबल बॉन्ड है, यानी कि इनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, जितनी हमें पता थी। कितनी होती है C डबल बॉन्ड O की लेंथ, C सिंगल बॉन्ड O की लेंथ होती है 143 पिकोमीटर, C डबल बॉन्ड O की लेंथ यूजुअली होती है 122 पिकोमीटर। तो हमने गेस किया कि इसे क्या लेंथ होनी चाहिए, 122 पिकोमीटर्स। अब कंपेयर करेंगे कि जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है और जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो क्या सेम वैल्यूज दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम सोचेंगे कि क्या यहाँ रेजोनेंस एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर बात की जाए तो इसमें एक्सपेरिमेंटल डेटा जो यूज किया गया उसमें आया C और O के बीच का डिस्टेंस आया 115 पिकोमीटर। अब 115 पिकोमीटर आने का मतलब है कि 122 से कम है, और 122 से कम है यानी कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर से थोड़ा सा किधर की तरफ ये शिफ्ट किया है, ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर की तरफ पे। क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड होता है CO और C डबल बॉन्ड O और C ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह के अगर मॉलिक्यूल देखें, बॉन्ड्स देखें, तो यहाँ पे 143 पिकोमीटर होता है, यहाँ 122 होता है और यहाँ पे होता है 110 पिकोमीटर्स। अब हम बात करें 115, तो ये इन दोनों के बीच कहीं लाई कर रहा है, 115 इनके बीच लाई कर रहा है। यानी कि पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का कैरेक्टर आ रहा है, और ये ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर अब हमें पता है कि किस कारण आ रहा होगा, रेजोनेंस के कारण होगा। और रेजोनेंस बेसिकली क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे चल के देखेंगे ऑर्गेनिक में तो कॉन्जुगेशन भी इसमें रोल प्ले करेगा कि जहां पे कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो प्योरली कोवेलेंट स्ट्रक्चर तो हमने एक ड्रॉ कर लिया, एक अच्छा खासा हमने गेस तो कर लिया है। अब दूसरा जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ा सा आयनिक फॉर्म हम एक बार कोशिश करते हैं कि वो कैसे बन सकता है। हमें हिंट मिल गया कि एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, एक बार कोशिश करते हैं। तो अगर इसी मॉलिक्यूल में देखूं तो मैं इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को
कहाँ मूव करा सकता हूँ, एक बॉन्ड पेयर के रूप में मूव करा सकता हूँ। ये अगर लोन पेयर ऑक्सीजन अगर ये कंट्रीब्यूट कर देगा बॉन्ड पेयर के तौर पे, तो देखिए उसका रिजल्ट क्या होता है। एक लोन पेयर भी बॉन्ड पेयर बन गया, ऑक्सीजन के पास अब सिर्फ कितना बचा, एक लोन पेयर बचा। वहीं दूसरी तरफ की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। तो इस तरह की स्थिति अगर बन रही है तो इसमें ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर में चेंज कर दिया, तो इसके ऊपर एक क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाएगी, यानी कमी आ जाएगी। तो इसके ऊपर क्या आ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। वहीं कार्बन के पास क्या हो जा रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जा रहे हैं, तो उसके ऊपर एक क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि देखिए पूरी तरह से चार्ज कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया नहीं है, बस हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज, तो इस तरह का स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर यहां पे ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है तो उस साइड भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये बात भी हम यूज कर सकते हैं। हाँ, इसके साथ अगर पूरी तरह से इसे डिलोकलाइज्ड फॉर्म में देखें, तो हम इसे कॉन्जुगेटेड फॉर्म में देखें, तो अगर ये ट्रिपल बॉन्ड यहां मूव कर रहा है, तो हम एक बार ध्यान से देखें, जो चीज यहां पे वायलेट हो रही है वो है कार्बन का ऑक्टेट। यहां पे कार्बन 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसके पास जो डबल बॉन्ड है ये भी मूव करके कहां पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पहुंच जाएगा। तो बेसिकली यहां पे ये सिंगल बॉन्ड होगा और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, जो बॉन्ड पेयर है वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा, किसमें कन्वर्ट हो गया होगा, लोन पेयर में। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो बेसिकली इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। तो ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखते हैं। और इसी के इक्विवेलेंट एक और स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो कैसा होगा, कुछ इस तरह का होगा। अब यहां पे ध्यान से देखें तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड एक बार आ रहा है और एक बार ट्रिपल बॉन्ड यहां पे आ रहा है। पहले जो कोवेलेंट कंट्रीब्यूशन था जिसमें उसमें डबल बॉन्ड्स होते थे, लेकिन ये जो दोनों आयनिक फॉर्म्स हैं इनका भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है। और यही कंट्रीब्यूशन देने के कारण क्या इसका रिजल्ट निकल के आ रहा है कि जो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, उसमें इन तीनों के कॉन्ट्रीब्यूशन है, उन तीनों का रोल, उसमें तीनों का कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है। और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसमें ना तो डबल बॉन्ड का प्योर कैरेक्टर है ना ट्रिपल बॉन्ड का, उसमें किसका रोल आ रहा है, दोनों के बीच का कुछ वैल्यू आ रहा है, जो कितना है 115 पिकोमीटर, जो कि दोनों के बीच का है। तो इससे हम ये यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये 3 स्ट्रक्चर्स जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के बन रहे हैं वो तीनों ही क्या है, आपस में रेजोनेंस में। हालांकि अब इनकी एनर्जीज के बारे में बात करें तो जो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, आयनिक फॉर्म की होगी। जहां पे चार्जेस ज्यादा दिखेंगे उनकी ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जीज होंगी, जहां पे भी रिपल्शंस और अट्रैक्शंस ज्यादा हो रहे हैं वो एनर्जी ज्यादा उसको बढ़ाएगा, पोटेंशियल एनर्जी को। तो बेसिकली अगर इसे बात करें तो हम इसे लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम में ड्रॉ करें तो कोवेलेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा, 2 आयनिक स्ट्रक्चर जो बराबर एनर्जी के होंगे वो यहाँ होंगे, आयोनिक कोवेलेंट। और जो सबसे नीचे होगा वो क्या होगा, हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। और ये जो एनर्जी का गैप होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी बोलेंगे। तो रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर वो किस तरह का आप दिखेगा, अब इसे हम गेस कर सकते हैं। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए हमें पता है कि वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच का कुछ स्ट्रक्चर है। तो डबल बॉन्ड तो यहां हमने ड्रॉ ही कर लिया, और फिर इसके साथ हम एक और डैश्ड बॉन्ड यूज कर लेंगे जो कि दिखाएगा कि इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड का भी कुछ नेचर आ चुका है। तो ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है और इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो ये कुछ एग्जांपल हमने देखे CO2 का। इसके अलावा जो अगला एग्जांपल होता है जो खासकर हम देखते हैं O3 का एग्जांपल। तो O3 का एग्जांपल अगर देखें तो O3 को मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ बनाने का। इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हम ओजोन का बेसिकली ड्रॉ करते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखें तो डबल बॉन्ड पहले और इनकी नंबरिंग भी करते हैं 1, 2 और 3। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है और 2 और 3 के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे जो गेस कर रहे हैं हम कि एक सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है, यानी एक बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए और एक छोटी होनी चाहिए। जो सिंगल बॉन्ड होती है वो होती है 148 पिकोमीटर की, और जो डबल बॉन्ड होती है वो होती है 121 पिकोमीटर की। यानी कि हमारे पास 2 तरह के बॉन्ड लेंथ मिलने चाहिए। लेकिन ओजोन गैस का जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से स्ट्रक्चर डिटरमिन किया गया तो इनकी बॉन्ड लेंथ कितनी मिली, दोनों बराबर मिली, और कितनी मिली, 128 मिली। 128 यानी 121 और 148 के कहीं बीच में मिली। यानी कि ना तो ये बॉन्ड पूरी तरह से सिंगल बॉन्ड है और नहीं क्या है, डबल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या है, यहां भी क्या है, रेजोनेंस है। और रेजोनेंस है यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। तो और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो ऑब्वियस एक तो दिख रहा है कि अगर ये डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में हो सकता है तो ये 2 और 3 के बीच में भी हो सकता है। तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह का।
ये स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक बार डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ गया, और कुल मिला के ये क्या बना देंगे, एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना देंगे जो कुछ इस तरह का दिखेगा, जिसमें ना तो प्योरली सिंगल बॉन्ड होगा, ना ही प्योरली डबल बॉन्ड होगा, उन दोनों के बीच का होगा, और यही हमारा क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, या इन दोनों में से किसी भी एनर्जी को लें और इसके एनर्जी कंपेयर करें या डिफरेंस निकालें, तो वही क्या होगा, हमारा रेजोनेंस एनर्जी होगा। तो ये काफी एग्जांपल्स जो हमने यहाँ पे लिखे हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, और उनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे तो उनसे हमें मिल जाएगा कि बेसिकली क्या वहां पे कैसे रेजोनेंस वहां पे रोल प्ले कर रहा है। तो और थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल सीओ का ले रखा है, और सीओ का काफी पॉपुलर एग्जांपल होता है और इसे देखा जाता है। इसे हम डिटेल में जरा देखते हैं। सीओ, अब सीओ का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, वो 2 बॉन्ड मान लो शेयर कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब इसके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, ये इसका कोवेलेंट स्ट्रक्चर है। कोवेलेंट स्ट्रक्चर जिसमें कि 3 लोन पेयर्स हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसमें हम क्या क्या चीजें देख रहे हैं, एक तो चीज हम देख रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड ओ, और इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए, लगभग हमें अंदाजा है कि 122 पिकोमीटर्स के आसपास होनी चाहिए। तो पहला चीज जो सबसे पहले जो हिंट मिलेगा कि एक्सपेरिमेंट में हमें क्या चेक करना पड़ेगा, इसका बॉन्ड लेंथ क्या इतना आ रहा है। दूसरा चीज जो हेल्प करता है ऐसे मॉलिक्यूल्स में, उसकी पोलैरिटी, यानी कि क्या उसका डाइपोल मोमेंट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहली बात अगर देखा जाए तो इसकी जो एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये बॉन्ड लेंथ नहीं है, बल्कि इससे कहीं कम आया। इसका मतलब क्या होगा कि डबल बॉन्ड के साथ उसमें किसका कैरेक्टर आ रहा है, कुछ ट्रिपल बॉन्ड का भी कैरेक्टर आ रहा है, और वो ट्रिपल बॉन्ड का कैरेक्टर किस कारण से आ रहा होगा उसके बारे में जरा देखते हैं। अब यहां पे अगर देखें, इसके और ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो क्या बन सकता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करके कहां आ सकते हैं, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं लोन पेयर्स, या फिर इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां मूव कर सकते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज देखते हैं, देखने दोनों में क्या है। तो पहली बार मैं मूव करा रहा हूं यहाँ पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहां मूव करा रहा हूं, यानी कि ये क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं। अब एक तरह से देखा जाए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने बॉन्ड पेयर में देख लिया, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ गया। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने ये बना लिया। अब ये क्या है, आयनिक स्ट्रक्चर है। दूसरा आयनिक केस क्या हो सकता था कि ये दोनों लोन पेयर कहां पे शिफ्ट हो जाए, यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, और या फिर ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है, अब चूंकि कार्बन के पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, अगर वो दे देगा तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड अगर इसके ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो अगर ऐसा होता है, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है तो ये किसके साथ रेजोनेंस में होगा, ये डबल बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ पे तो कुल मिला के हमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके मिले, किसके, कार्बन मोनोऑक्साइड के। और तीनों में से हमें जो ट्रुथ पता है वो किस तरह का है, जो एक्सपेरिमेंटल डेटा आया उसने बताया कि इन दोनों के बीच में क्या है, न तो प्योरली डबल बॉन्ड है, न प्योरली ट्रिपल बॉन्ड है, उन दोनों के बीच का कुछ बॉन्ड है। यानी कि इसमें कंट्रीब्यूशन किसका किसका ज्यादा लग रहा है, इसका ज्यादा लग रहा है, इसका भी लग रहा है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, क्योंकि अब हमें फैक्ट पता है कि जो अपना रेजोनेंस हाइब्रिड है वो बेसिकली इसके जैसा तो नहीं है, वो किसके जैसा ज्यादा है, इस डबल बॉन्ड वाले कैरेक्टर और इस ट्रिपल बॉन्ड वाले कैरेक्टर की तरह ज्यादा अपनी सिमिलैरिटी रखता है। तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है इस रेजोनेंस हाइब्रिड में। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर नंबर ए अगर बात करें, ये बी है और ये सी, ये तीनों आपस में क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन तीनों की एनर्जीज अलग अलग है। अगर बात करें सबसे ज्यादा, इसमें सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, तो ए की होगी। उसके बाद अगर देखा जाए तो एनर्जी किसकी ज्यादा कम, किसकी कम होनी चाहिए। यहां पे अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जो कि फेवरेबल होता है। अभी हम रूल्स भी पढ़ेंगे रेजोनेंस के, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते टाइम किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो ये इसकी एनर्जी हो जाएगी, वो हो जाएगा सी, और यहाँ पे जो लास्ट बचेगा बी, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो कि फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है। लेकिन जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है वो तो सबसे ही ज्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये जो एनर्जी का गैप होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी बोलेंगे। ये चीज हमें पता है। लेकिन बेसिकली बात ये हुई यहाँ पे, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात सीओ के साथ होती है कि जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा मिला
देखो कोवेलेंट का मिला है वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो सबसे नजदीक है ए, वो देगा अपना कंट्रीब्यूशन। लेकिन दूसरा जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सी की तरह कंट्रीब्यूशन होना चाहिए क्योंकि इसका एनर्जी गैप कम है, ऐसा नहीं मिला। किसकी तरफ ज्यादा मिला? इसकी तरफ ज्यादा मिला। भले ही वहां पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा मिला क्योंकि उससे बन के आ रहा था, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा था, और ट्रिपल बॉन्ड उन दोनों को आपस में जोड़ने में मदद कर रहा था, यानी ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बना रहा था। और ये जब हुआ इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया। अब इसका इंपॉर्टेंस बढ़ने के दो इंप्लीकेशंस हुए। देखो बॉन्ड लेंथ पे तो इसने असर डाला, बॉन्ड लेंथ को छोटा कर दिया, 122 से छोटा कर दिया, लगभग उसने ला दिया 115 के आसपास। लेकिन इसके बाद दूसरा इफेक्ट क्या आता है, वो आता है इसके डाइपोल मोमेंट पे। अब डाइपोल मोमेंट के बारे में भी इसी यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं, बस इतना हम समझें कि इसका डाइपोल मोमेंट डिफाइन करेगा कि इनके बीच का जो चार्ज का सेपरेशन है उसके मैग्नीट्यूड को बताएगा एक तरह से। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। लेकिन अगर अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज के बारे में देखें तो हमने क्या देखा था कि ऐसा कोई भी एग्जांपल होता था H और F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऐसी स्थिति बनती थी। तो अगर ऐसी स्थिति यहां बने तो ये नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये जो नॉलेज है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नॉलेज है, और ये जो है ये यहां से हमें रेजोनेंस हाइब्रिड के स्ट्रक्चर से हम इन्फेरेंस निकाल रहे हैं। तो ये भी ट्रूथ है, ये भी ट्रूथ है, तो ये दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। देखो तो यहां पे नेगेटिव चार्ज ला रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के ऊपर और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जबकि ठीक इसका उलट यहां पे हो रहा है। तो ये दोनों ही अपोजिंग इफेक्ट्स एक साथ काम करते हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि ये दोनों ही नलिफाई कर देते हैं अपने मोमेंट्स को। यानी कि क्या करते हैं, ये चार्ज का अकोमुलेशन प्रेफरेंशियली एक पे ज्यादा ना होके बहुत हल्का सा होता है, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं होता है। और इसका डाइपोल मोमेंट भी कितना आता है, बहुत कम आता है, जिसकी वैल्यू हम अगर याद करें तो 0.12 डी, इसका डी इसका यूनिट होता है, जिसके बाद डिबाई, इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि डिबाई बेसिकली क्या होता है, म्यू क्या होता है। अभी बस याद रखते हैं कि इनका डाइपोल मोमेंट बहुत कम होता है क्योंकि इसमें दो अपोजिंग फैक्टर्स काम करते हैं। एक जो हमारा इंट्यूशन कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है ज्यादा वो किसका आ रहा है, इस स्ट्रक्चर का आ रहा है जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो CO एक काफी इंटरेस्टिंग केस बनता है जिसके बारे में अक्सर हम बात करते हैं जब रेजोनेंस के बारे में बात चल रही होती है। तो ये एक बात हो गई और हम आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके एक्सपेरिमेंटल डेटा, हाँ 113 पिकोमीटर है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे इसमें एक्सपेक्ट कर रहे थे हम C डबल बॉन्ड हो जो कि 122 होता है, लेकिन हमें मिला क्या रेजोनेंस हाइब्रिड 113 पिकोमीटर। तो ये डिफरेंस आता है इसके कारण से। लास्ट एग्जांपल बेंजीन का मैंने रखा है यहाँ पे। बेंजीन का स्ट्रक्चर आप अगर ड्रॉ करें तो सबसे कॉमन स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरह से इसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब जब आप ऐसे इसे ड्रॉ करेंगे तो कोई स्पेशल प्रेफरेंस तो है नहीं कि ये डबल बॉन्ड यही होना चाहिए, वो यहां भी आ सकता है और यहां आएगा तो ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। तो इसे हम इस तरह से डीलोकलाइज्ड फॉर्म में भी दिखाते हैं अक्सर, ये इलेक्ट्रॉन्स का इस तरह से यहाँ पे शिफ्टिंग हो रहा है। तो दो स्ट्रक्चर A और B हमें क्या मिल गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल गए। ये क्या होते हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं केकुले स्ट्रक्चर्स। केकुले स्ट्रक्चर्स। लेकिन इसके साथ जब स्ट्रक्चर्स बेंजीन का नहीं पता था तो एक और जो साइंटिस्ट है उनका नाम था डिवार। तो डिवार ने भी इसके स्ट्रक्चर्स बताया था। उन्होंने बोला था कि कुछ ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा हो, कुछ ऐसा हो। इसका फॉर्मूला भी C6H6 होता है और ये भी अगर इस बात करें तो इसमें सभी ऑक्सीजन सभी एटम्स के ऑक्टेट भी पूरे मिलेंगे। तो ये स्ट्रक्चर होता है और ये ऐसा होगा तो एक और स्ट्रक्चर ऐसा एग्जिस्ट करेगा कुछ इस तरह का, और ये एग्जिस्ट कर रहा है तो एक और स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, वो कुछ कैसा करेगा। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स भी क्या है आपस में रेजोनेंस में। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये बहुत बड़ा सा बॉन्ड है और ये बाईसाइक्लिक रिंग बन रही है और बाईसाइक्लिक रिंग फेवरेबल नहीं है एज कंपेयर टू दिस। तो ये हमारे पास कुल मिला के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिले, किसके, बेंजीन के मिले, जिसमें कि 2 हमारे पास ज्यादा स्टेबल। तो हम इसका एनर्जी अगर लेवल डायग्राम ड्रॉ करें तो हमारे पास 2 तो ज्यादा स्टेबल मिले, लेकिन जो 3 मिले वो क्या मिले, वो थोड़े हाईली एनर्जेटिक स्ट्रक्चर मिले। जो बेसिकली आएगा वो क्या आएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड आएगा। तो ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये अपने केकुले स्ट्रक्चर्स हैं और ये अपने क्या है, डिवार स्ट्रक्चर। तो डिवार स्ट्रक्चर्स की एनर्जी बहुत ज्यादा थी तो उनका कंट्रीब्यूशन कम रहा, केकुले स्ट्रक्चर का ज्यादा है। तो इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बेसिकली कैसा बन जाएगा देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ डबल बॉन्ड था, अगली बार सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में स्विच दिख रहा है, उस स्विच के कारण इसमें कैसा कैरेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का कैरेक्टर आ जाएगा। तो सारे ही बॉन्ड्स किस तरह के हो जाएंगे,
कुछ इस तरह के हो जाएंगे कि उनमें डबल बॉन्ड का भी कैरेक्टर होगा और सिंगल बॉन्ड का भी कैरेक्टर होगा। और इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, छह इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, डीलोकलाइज है, यानी कि किसी एक कार्बन एटम पे ना हो कि क्या है, सारे कार्बन के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसे हम बेसिकली एक और तरीके से दिखा देते हैं, उसमें हम इस तरह से रिंग बना के एक सर्किल ड्रॉ कर देते हैं जो दिखाता है कि उसमें डीलोकलाइजेशन है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए खासकर एरोमेटिक रिंग्स में एनएमआर नाम की एक टेक्निक होती है, वो भी बताती है कि उसमें डीलोकलाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके बारे में भी कभी जब स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने देखे कुछ एग्जांपल्स की जहाँ पे रेजोनेंस प्ले करता है अपना रोल और फिर उसके एप्लीकेशंस आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि लास्ट टॉपिक हमारा इस पर्टिकुलर रेजोनेंस वाले टॉपिक में क्या है। तो ये है जनरल रूल्स फॉर ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे, अभी हमने जस्ट ड्रॉ ही किए बहुत सारे स्ट्रक्चर, तो उस दौरान मैंने कुछ चीजें अपने आप मान ली थी जिसको आपको रैंडमली नहीं माना, क्योंकि इसके कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं बनाया जा सकता, उसके कुछ बेसिक रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। वो सारे रूल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो कुल मिला के 6 रूल्स मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं जो बहुत ही सिंपल है। वो कई बार आपको लगेंगे ये तो है ही, ये तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, ये क्यों अलग से बताया जा रहा है। तो कॉमन सेंस है, ये होना ही चाहिए। लेकिन एक बार इन्हें बारी बारी से हम देखते हैं क्योंकि इनका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ड्रॉ करते टाइम भूल जाते हैं कि ये अलाउड है कि नहीं अलाउड है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो कि पोजीशंस ऑफ ऑल एटम्स मस्ट बी फिक्स्ड इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड द रेजोनेंस हाइब्रिड। यानी कि जो भी अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं और रेजोनेंस हाइब्रिड जो ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें कोई भी एटम का न्यूक्लियस हमें नहीं बदलना है, यानी उसकी जगह नहीं बदलनी है। वो जहां पे दिख रहा है वहीं पे दिखेगा। बदलेगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट बदलेगा, यानी कि एटम्स अपनी जगह पे रहेंगे। यानी कि अगर बात करें एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियस अपनी जगह पे रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने बहुत सारे देखे, उसमें कई एटम को हमने शिफ्ट नहीं किया। हमने शिफ्ट किया क्या, बॉन्ड पेयर को कभी लोन पेयर बना दिया, कभी लोन पेयर को बॉन्ड पेयर बना दिया, कभी डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कॉन्जुगेट करा दिया, लेकिन हमने एटम्स की पोजीशन नहीं बदली। तो कई बार इसे कंफ्यूजन होता है कि हम जैसे टॉटोमरिज्म एक फिनोमेना होता है, तो उसमें भी एक बेसिक एक होता है कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म कुछ इस तरह का, माना कि कीटोन है आपके पास और यहाँ पे कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, ये इंटरचेंज हो जाता है कुछ इस तरह से CH3। इसे मान लेते हैं कि ये यहाँ पे CH2 था और एक थे यहाँ पे CH3। तो बेसिकली ये एसीटोन है और इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, जो अल्फा कार्बन है उस पे एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है जो स्विच कर जा रहा है कहाँ पे, इस ऑक्सीजन पे स्विच कर रहा है। और ये डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो ये बात एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये कॉन्जुगेशन है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन था ये शिफ्ट होके कहां पे चला गया, यहाँ पे चला गया, तो ये अलाउड नहीं है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म्स नहीं बोल सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, टॉटोमर्स है। तो टॉटोमरिज्म और रेजोनेंस ये दोनों अलग अलग प्रोसेसेस हैं, तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने में भी ये एग्जांपल और ये रूल, ये दोनों हमारी हेल्प करेंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें एटम्स की जगह नहीं बदलनी है। नेक्स्ट रूल है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट रिमेन द सेम इन all resonating structures। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स जिनमें की पेयरिंग नहीं हुई है, जिनकी ना तो वो बॉन्ड पेयर बन पाए या ना लोन पेयर में। बेसिकली जैसे कुछ ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनकी संख्या हमें बदलनी नहीं, अगर वो एक है तो हमें एक ही रखनी है। जैसे अगर NO के केस में देखा जाए, हमारे पास एग्जांपल अगर NO का हो तो NO में देखेंगे तो हमें ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, क्योंकि अगर हम डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दें तो इसके पास बचते हैं इस तरह से, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता और हम कई बार इसे लेविस थ्योरी के एक्सेप्शन के तौर पे देखेंगे। तो जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे, अब कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे इस डबल बॉन्ड को अगर यहाँ पे मूव करा दें तो एक स्ट्रक्चर हमें ऐसा मिल सकता है। अब यहाँ पे भी हम ध्यान दें तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितना है, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ हुआ। लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाए कि हमने
कुछ इस तरह से मूव करा है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब ऐसा करेंगे तो इसमें ऐसा हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पहले से था और एक नया आ गया, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, एक नया है। यानी कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ और यहाँ, एक मैंने नाइट्रोजन को दे दिया और एक ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखा जाए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, 1 2 3, ये अलाउड नहीं है। तो ये रूल बेसिकली यही कहता है कि हम बॉन्ड्स को कुछ इस तरह, बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे कि उनके बीच ऐसी स्थिति न बने कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अलग अलग हो। तो ये दोनों एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये बात का ध्यान रखना है। तीसरा, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड बी ऑफ सिमिलर एनर्जीज। सिमिलर एनर्जी यानी कि अगर आपने बात की कि आपके पास दो स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे मिल गए और एक स्ट्रक्चर मिल रहा है जिसकी बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो आप सोचेंगे कि उसका अगर कंट्रीब्यूशन होगा तो ये हम गलत फहमी में जी रहे हैं। और इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड बनने वाला है, जो इन दोनों से भी स्टेबल, तीनों से स्टेबल बनने वाला है, उसमें कंट्रीब्यूशन किसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, उसका बिल्कुल भी नहीं होगा। वो इतनी ज्यादा एनर्जी का स्ट्रक्चर है कि उसका कंट्रीब्यूशन नगण्य होता है। जैसे हमने बेंजीन के स्ट्रक्चर्स में देखे तो जो दो डिवार स्ट्रक्चर्स है उनमें जो बॉन्ड लेंथ है वो इतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ कार्बन और कार्बन के बीच में, और बाइसाइक्लिक रिंग बनना वो पॉसिबल ही नहीं है, उसको कॉन्फ़िगरेशन वैसा पॉसिबल नहीं है, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट है उसमें, रिंग स्ट्रेन है उसमें, तो वो पॉसिबल नहीं होता, तो उसका कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो उसमें एनर्जी का बहुत ज्यादा वेरिएशन ना हो। फोर्थ, द चार्जेस शुड बी असाइन्ड इन सच अ वे दैट नेगेटिव चार्ज रिसाइड्स ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम व्हाइल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम गेट्स द पॉजिटिव चार्ज। ये रूल हमने CO के केस में टूटते हुए भी देखा है। तो हालांकि रूल ये होता है कि जैसे अगर मॉलिक्यूल्स अगर दिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास HCl ये मॉलिक्यूल है, अब इसमें कभी भी अगर इसका आयनिक फॉर्म, ये तो हमारा कोवेलेंट फॉर्म हो गया, अगर आयनिक फॉर्म ड्रॉ भी करना है तो हम किस तरह से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, कुछ इस तरह से कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों किसके ऊपर जाएं, Cl के ऊपर, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर है। जबकि अगर यही बात करें कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर आ जाए, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के ऊपर आ जाए और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए और क्लोरीन अकेला रह जाए पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो ये पॉसिबल नहीं है। प्रीफर क्या करेंगे हम कि जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो क्या लेगा, पॉजिटिव चार्ज लेगा, यानी कि ये वाली स्थिति बनेगी, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्या अपने ऊपर पॉजिस करेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिस करेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, अलाउड स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो अलाउड नहीं है, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये नहीं बन सकता है। CO के केस में बनने की कुछ अलग रीजंस थे, क्योंकि वहां पर ट्रिपल बॉन्ड का बनना हो रहा था और ट्रिपल बॉन्ड के चलते स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही थी, इस कारण से वो मॉलिक्यूल ज्यादा फेवरेबल हुआ था। फिफ्थ रूल है, लाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम शुड बी अवॉइडेड। यानी कि अगर हमारे पास कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल है, जैसे मान लीजिए कि ABCD इस तरह का मॉलिक्यूल है जिसमें 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं, और कुछ ऐसी स्थिति बन रही है कि B और B के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और A और D के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉसिबिलिटी अगर बन रही है तो इसे हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, या इसे हमारे इंटरेस्ट का ये मॉलिक्यूल नहीं रहेगा। जैसे इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है और 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इसे हम इस तरह से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे देखा जाए तो एडजेसेंट माने यार जस्ट एक दूसरे के पास में जो एटम्स है उनपे अगर लाइक चार्जेस हैं, जैसे ये केस है, तो ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो इस बॉन्ड को क्या करेंगे, बहुत वीक बनाएंगे, यानी इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, बहुत कम कर देंगे, यानी कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दूसरा वाला स्ट्रक्चर। तो इसे हम क्या करेंगे, कभी भी ऐसे नहीं करेंगे। तो ये हमें रूल याद रखना है कि जब भी आसपास के इर्द गिर्द के जस्ट नेबरिंग एटम्स होंगे उन पे हमें सेम चार्ज नहीं रखना है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज। जैसे इसमें हम ये भी नहीं कर सकते थे कि हम B और C पे नेगेटिव चार्ज दे दें और D और A पे क्या करें, पॉजिटिव चार्ज दे दें, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। लास्ट रूल है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स शुड बी प्रिफर्ड। अब ये बात CO में भी लागू हो रही थी, वहां पे ट्रिपल बॉन्ड बनने की हमारे पास पॉसिबिलिटी थी, तो हमने लोन पेयर को क्या किया था, ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया था। वैसे एक एग्जांपल बताया जाता है इसमें, काफी इंपॉर्टेंट होता है BF3 का एग्जांपल। अब BF3 का स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ खाली जगह पे, BF3। अब यहाँ पे हम देखें तो हर फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एक तरफ बोरॉन है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि उसके पास अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है।
ये भी लेविस स्ट्रक्चर का एक एक्सेप्शन है, लेविस रूल का। तो बेसिकली हो क्या सकता है यहाँ पे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किए जा सकते हैं? ये जो फ्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर जाए यहाँ और किस तरह का स्ट्रक्चर बने, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बने। यहाँ पे हालांकि पॉजिटिव चार्ज आया कुछ समय के लिए और यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, लेकिन इस स्थिति में क्या होगा, एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा बनेगा और जो डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा बन रहा है वो एक तरह से क्या कर रहा है, इसको ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। तो एक तरह से हुआ क्या, बैक बॉन्डिंग हुई, यहाँ पे रिवर्स इलेक्ट्रॉन डोनेशन हुआ। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपने पास से इलेक्ट्रॉन किसको दिया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम को, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था उसकी तरफ शिफ्ट किया। और चूंकि इसमें ज्यादा बॉन्ड्स बन रहे हैं, 4 बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, पहले के स्ट्रक्चर में कितने थे, 3 थे, तो इसका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो जो एक्सपेक्टेड बीएफ की बॉन्ड लेंथ होगी, जो रियल जो हमारे हिसाब से उससे कहीं कम बॉन्ड लेंथ आएगी, क्योंकि उसका जो रियल स्ट्रक्चर जो इसका बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड वो कुछ इस तरह का बनेगा। इनके बीच में एक डैश्ड बॉन्ड होगा क्योंकि डबल बॉन्ड का कैरेक्टर भी उनके बीच में आ रहा है। तो ये बात का हम ध्यान रखेंगे कि इन 6 रूल्स को ही फॉलो करना है और उसके हिसाब से ही हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। तो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट अभी हमने बहुत बेसिक एग्जांपल्स देखे हैं और इसका एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा नहीं देखे, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता क्यों है। लेकिन लास्ट चीज, जब हम ये सारी चीजें पढ़ लें तो ये चीज बताना मैं नहीं भूलूंगा यहाँ पे कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये हमारे कंफर्ट के लिए बनाया गया है, हमारे मेंटल कंफर्ट, या फिर ऐसा कहा जाता है कि हमारे इग्नोरेंस को दर्शाता है। बेसिकली हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना नहीं सकते हैं लेविस रूल की सहायता से, इसलिए हम क्या करते हैं, अपने आप को एक सही साबित करने के लिए क्या करते हैं कि नहीं ठीक है हमने गेस अच्छा किया है, लेकिन उसी गेसेस को क्या करना है, आपस में मिक्स करके हम कुछ नया बना रहे हैं, जबकि हम ये भूल जा रहे हैं कि हम कुछ जो सही वाला स्ट्रक्चर है वो तो गेस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली जो डिफरेंस है रेजोनेंस एनर्जी, वो बेसिकली सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं दर्शा रहा है, वो बेसिकली ये भी बताता है कि हम कितने अनजान हैं। तो हमारे जो सच्चाई है और जिस ज्ञान में हम जी रहे हैं उन दोनों के बीच के डिफरेंस को कौन दिखाता है, रेजोनेंस एनर्जी। और जो पूरा फिनोमेना है रेजोनेंस से बेसिकली हमारे ब्रेन का कंस्ट्रक्ट है, यानी कि एग्जिस्ट नहीं करता, कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये मैं बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पे कह रहा हूं कि कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करते हैं इन प्रैक्टिस, इन रियलिटी। ये हम सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं पेन एंड पेपर की सहायता से, और इनकी मदद से हम क्या बताते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड को गेस करते हैं। तो ये सिर्फ हमारे सहूलियत के लिए है, ये वास्तव में नहीं एग्जिस्ट करते हैं, ये आपस में रेजोनेट भी नहीं करते हैं। जैसा कि हमने लिखा है यहाँ पे कि आपस में रेजोनेट करते हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, ये है ही नहीं, तो आपस में इंटरचेंज या रेजोनेट क्या करेंगे ही नहीं। तो ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है, पेन एंड पेपर की सहायता से हो रहा है, और ये सिर्फ हमारे इमेजिनेशन का खेल है, हमारे ब्रेन का इमेजिनेशन है, ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एग्जिस्ट क्या करता है, रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट करता है, वो एक ही स्ट्रक्चर होता है। यानी कभी भी मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा तो किस फॉर्म से रिएक्ट करेगा, अपने सबसे स्टेबल जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसी से एग्जिस्ट करेगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, ये पूरा फिनोमिना हम अपने कंफर्ट के लिए बनाते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए, चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए बनाते हैं, लेकिन वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो अगर एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपस में रेजोनेट नहीं करेंगे। कि ऐसा नहीं कि कुछ टाइम तक ये रहेगा, कुछ टाइम तक ये रहेगा, कुछ टाइम तक ये रहेगा, ऐसा नहीं। तो ये बेसिकली कुछ बात हो गई हमारे रेजोनेंस और रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। यहाँ पे मैंने कुछ रेफरेंसेस नोट किए हैं, अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप इन तीनों बुक्स को देख सकते हैं। आर.एल. मदन, चूंकि हमारा सिलेबस एनईपी आधारित है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे आधारित है, तो सिलेबस किस सीक्वेंस में होना चाहिए वो मुझे इस बुक से मिल गई। स्टैंडर्ड बुक हुई की है, जो बहुत ही पॉपुलर एक बुक होती है, हुई जेम्स हुई की। जेडली की भी बुक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जो बहुत पॉपुलर है, लेकिन जेम्स हुई में आपको रेजोनेंस के बारे में मिल जाएगा, तो वहां पे आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं खासकर। और बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर करने हो तो एनसीईआरटी की क्लास 11th की बुक भी है, आप देख सकते हैं। ये तीनों रेफरेंसेस मैंने यहाँ रख रखे हैं। ओवरऑल आपने बहुत ध्यान से ये वीडियो देखा होगा और आपको, मुझे आशा भी है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। हालांकि फिर भी आपके अगर कुछ क्वेरीज होंगे तो आप जरूर मुझे कमेंट करिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपके क्या क्वेश्चंस और हो सकते हैं। बाकी ये सारे नोट्स जो कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं वो, और प्लस कुछ और जो इसमें चीजें मैंने ऐड की हैं, वो आपको मिल जाएंगे ऐप पे, और वहां पे आप डाउनलोड कर लीजिए नोट्स और उनको पढ़िए और रिवाइज करिए। और फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फॉर्मल चार्ज, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए इनको रिवाइज करिए। थैंक यू।